गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी काफ़ी दिनों से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और कृष्णा स्कूल काफ़ी टाइम से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही है, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पर गाँव में व्यवस्था थी नहीं और इधर उधर कहीं जाकर के कोई व्यवस्था के लिए मैं जा नहीं पाया, घर पे ही बैठना पड़ता है इसलिए। लेकिन देर हो मैं अभी ऑनलाइन आ गया हूँ आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। और करसन जी सर, जगदीश जी सर भी मेरे को बहुत बोले थे क्लास लेने के लिए, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई और मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम लगा क्लास लेने के लिए। तो अब टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, आज हम ग्रामर का अध्ययन करेंगे और ग्रामर जो है वो कोई क्लास का स्टैंडर्ड नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जो है वो किसी क्लास को माने कि 6 क्लास के लिए ग्रामर है, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, 6वीं क्लास के लिए पढ़ाऊँ, 7वीं क्लास के लिए पढ़ाऊँ, 8वीं के लिए पढ़ाऊँ, 10वीं 12वीं, कोई भी क्लास हो, सब क्लास के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग जो है आज टेंस का अध्ययन करेंगे और टेंस हर एक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस जो होता है वो ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक होता है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो हम किसी बात को एक्सप्लेन करके किसी को कह नहीं पाते हैं कि क्या हमारा जो टाइम के अनुसार किस सेंटेंस को कैसे बोलना है, क्या कुछ कहना है, किसी को इंग्लिश में अगर किसी को ट्रांसलेशन करना है सेंटेंस को तो वो कैसे करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग कोई बात है जो भी थोड़े समय पहले बीत गई थी, भूतकाल में आप कर रहे हो, तो उसे कैसे कहना है, उसके साथ कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किस प्रकार से उसे सब्जेक्ट रखना है, या फिर कैसे किसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो टेंस के बिना नहीं होता है। तो टेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रामर में हम लोगों को टेंस आना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो टेंस जो है उसका हिंदी में मतलब होता है काल, और ये जो होता है वो 3 प्रकार से होते हैं टेंस। जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, और इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस के जो है वो 3 प्रकार होते हैं, 3 भाग होते हैं कहें तो टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। तीन टेंस जो है हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के भी कुछ भाग डिवाइड किए होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो उसके भी 4 भाग होते हैं, चाहे वो पास्ट है तो उसके 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर है तो भी उसके 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं और उन भागों के बारे में हम आगे डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। यानी प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा होता है। सबसे पहले हम बोलेंगे सिंपल, और 2 नंबर पे हम बोलेंगे कंटिन्यू, 3 नंबर पे हम बोलेंगे परफेक्ट, और 4 पे हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यूज। ये हमारे टेंस के जो है प्रत्येक टेंस के भाग होते हैं। चाहे वो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो भी हमें इसके 4 भाग पढ़ने पड़ेंगे, और पास्ट पढ़ रहे हैं तो भी उसके 4 भाग पढ़ने पड़ेंगे, और फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो भी उसके 4 भाग हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे।
इस प्रकार से हम जो है प्रत्येक टेंस के 4 के हिसाब से 12 भाग पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा टेंस क्लियर होगा। और इसके बाद में ही हम जो है किसी बात का बेस बना पाएंगे, कहाँ किसकी वर्ब लगती है, कहाँ किसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, सब का सब इम्पोर्टेंट है। सब का सब को जानने के लिए हमें इस चीज की डिटेल से अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, और इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हमारा ग्रामर का अगला टॉपिक होगा। वर्ब्स को भी इसके लिए समझना जरूरी होता है, और कोई भी बात को कहने के लिए टेंस की जरूरी होती है, और टेंस तो प्रत्येक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, यानी ये आपको इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इंग्लिश का आधार है, बेस है, जिसे हमें जरूरत के हिसाब से लेना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर एक बार स्टॉप करके इसको लिख सकते हो, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा। चलो हम अब इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं हमारे डियर स्टूडेंट। देखो तो आज हम जो है सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। जो भी काम है वो किस अवस्था में कब होता है, कैसे करना होता है, प्रेजेंट के अंदर जब हम कोई बात कर रहे होते हैं किसी से तो कैसे करना होता है, ये सारी डिटेल हम इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो देखो सबसे पहले इसकी पहचान, मतलब अगर आप लोग किसी से कोई बात करते हो, किसी से कुछ कहते हो, कुछ लिखते हो, तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि बात जो है वो क्या कहने वाले हैं। हमारे मन में होता है कि हम जैसे अभी कुछ कहना है किसी को, मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, या फिर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। जितने भी काम होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में होता है, जो भी काम जो हम अपने दैनिक जीवन में रोज यूज करते हैं, तो वो जितने भी काम होते हैं वो सब के सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही पूरे किए जाते हैं। मान लीजिए कोई भी काम करते हैं आप लोग, जो आप डेली करते हैं, तो वो सारे डेली रूटीन के कार्य जो है आदतन जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें ही होते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन है हम लोग, तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि हिंदी का ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग समझ पाते हैं उसे। तो देखो हम पहचान करते हैं, हिंदी की पहचान मानते हैं ना। सबसे पहले हिंदी, इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, ठीक है। तो हिंदी में क्या पहचान करेंगे, तो देखो कि हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो तो जितने भी सेंटेंस लिखोगे सारे सेंटेंस के अंत में ये बात आए तो ही वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, अन्यथा नहीं। जैसे कि हम बात करें, देखो एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, ऐसे समझ नहीं आने वाला है। देखो जैसे राम की बात करते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, ये राम स्कूल जाता है। तो राम का काम क्या है, डेली का काम स्कूल जाना। दिस इज हैबिचुअल एक्शन, दिस इज डेली रूटीन। तो जो काम हम लोग यूज करते हैं डेली, स्कूल का जाना ये हमारा रोज का काम है, तो डेली रूटीन हो गया ना। तो जितने भी डेली रूटीन के काम होते हैं उनमें हम लोगों को ता ही मिलता है। आप कोई बात करके देख लो, कुछ वेबसाइट जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, खाना खाता हूँ, कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी वेबसाइट, जितने भी काम आप करते हो सबके सब के अंत में ता है आए तो ही वो प्रेजेंट सिंपल का है, अन्यथा नहीं। ये ध्यान रखना, ता है आए तो ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, अन्यथा नहीं। जो हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, बाकी और भी काम होंगे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो डेली रूटीन वाले बात कर रहे हैं, जैसे कि जिनके अंदर ता है, ते है आते हैं। बाकी आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस भी होते हैं, सेड वर्ब बोलते हैं, उनकी कुछ और भी होते हैं काम,
उनके आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी जो बेस होता है या फिर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि हम लोगों को ये समझना जरूरी होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या चीज हम लोग समझना है। फिर देखो आगे समझते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो होती है डू या डच, ठीक है। और डू का प्रयोग बताते हैं, जैसे डू का प्रयोग यानी यूज ऑफ डू। तो यूज जो है डू का क्या होता है, ये क्या करेंगे हम, आई, वी, यू तथा जितने भी बहुवचन या प्लुरल मान लो या बहुवचन कर्ता जितने होते हैं, मैं हिंदी में समझा रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। तो जितने भी बहुवचन कर्ता होते हैं, आई, वी, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ डज का प्रयोग। तो ये जो है वो ही, सी, इट तथा एक वचन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो हो गया एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। एक वचन कर्ता के साथ आगे पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि डज का प्रयोग कहाँ होता है, डू का प्रयोग होता है। अभी आप ये समझिए कि जितने भी एक वचन होते हैं वो डज होते हैं, जितने भी वो बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ में डू का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। और एक बार हम मेन वर्ब के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब वो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। वो होता है सिर्फ किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो वर्ब देखिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगता है, उसका प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं जैसे कि वो नेगेटिव हो गए, जैसे वो नेगेटिव हो गए और इंट्रोगेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, उनमें क्या है कि जो प्रयोग होता है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही होता है। ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। तो लिख देता हूं एक बार, बाकी सब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ओके। लिख लिया तो हम बोर्ड को साफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखो अब देखो इसमें मैं बताता हूं थोड़ा। इसमें बात करते हैं हम लोग किसके साथ में एस या इस लगता है और किस में एस या इस नहीं लगता है। तो देखो क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी वर्ब की यूज की, तो वर्ब जो है वो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लग जाता है। सेंटेंस नेगेटिव भी होते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होता है, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये सारे सेंटेंस जो है इन सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं तो वहां पर नहीं लगता है आपका एस या इस, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के ओनली अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में ही लगता है। तो वो भी कैसे लगता है, एस किसके साथ लगेगा, ईएस किसके साथ लगेगा, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो एस ईएस में थोड़ा आप डिफरेंस समझते हैं, किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा। तो देखो
तो बात करते हैं ना, वह वर्ब जिसके अंत में डबल एस, ठीक है, ओ एस एच सी एच या आदि, ठीक है, आदि हो तो ईएस लगता है, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सिर्फ एस का प्रयोग होता है या एस लगता है। तो क्या हुआ, देखो, वह वर्ब जिसके अंत में डबल एस, ओ, एस एच, सी एच या एक्स आदि जो होते हैं तो ईएस लगेगा, अन्यथा आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ एस ही लगाओगे। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं गो की, तो गो के अंत में क्या है, इस वर्ब के अंत में क्या है, ओ। और मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर ओ आता है तो आप लोग ईएस लगाओगे। तो देखो हम क्या करेंगे, गोज हो गया। अगर हम बात करें हैं वॉस, देखो वॉस, तो क्या हो जाएगा, WSH ईएस लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी एसएच है। और अगर बात करें हम लोग और वर्ब की, तो देखो प्ले की बात करें तो इसमें क्या होगा, एस लगेगा, प्लेस हो जाएगा। और अगर हम बात करें रीड, तो रीड देखिएगा, रीड में क्या होगा, हम क्या कर लेंगे, रीड, सिर्फ ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा फर्क होता है, जिनके अंत में एस एच ओ ये जब होता है तो आप लोग ईएस लगाओगे, जिनके पास ऐसा नहीं होता है, बाकी सब वर्किंग को छोड़ करके बाकी जो भी होता है उनमें सिर्फ एस लगता है जो आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। और एक बात करते हैं, देखो ये सिर्फ एस या ईएस, एक और यहाँ पे नोट्स जब सब्जेक्ट में क्या बोला है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर हो या एक वचन हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, अन्यथा आप क्या करोगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये रूल है, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब हम एक दो सेंटेंस समझते हैं और फिर करते हैं, देखिएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेज, बच्चों सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सेंटेंस को समझने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। ऐसे नहीं है कि जैसे जो भी जहां भी वर्ड है हम लोगों को राम आम खाता है तो राम मैंगो ईट, ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे इंग्लिश में क्या है कि उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, सेंटेंस को सूत्र बनाता है, फॉर्मूला बनाता है, वो फॉर्मूले के हिसाब से ही हम सेंटेंस लिख पाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, क्या होता है फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस लगेगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मूला है, ओनली सिंपल सा। आप कुछ अदर लिखो तो लिखना चाहते हो यहाँ पर जो भी टॉपिक होता है लिख देंगे बाद में। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल्स होता है, लिखने का फॉर्मूला होता है। एग्जांपल से समझाता हूं मैं थोड़ा, देखो एग्जांपल। तो एग्जांपल में जैसे आप लोग कह रहे हो कि मैं, या मान लीजिए राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब वह व्यक्ति जो पूरे सेंटेंस में जितना भी काम है जो करता है वो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है।
तो ये हमारा सब्जेक्ट है जिसे कर्ता बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस जो शेष रह गया उसको करने वाला यही है, इसलिए इसे सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो राम वर्ब यानी क्रिया, क्या काम हुआ है, तो हम लोग इसे वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, और वो जो है ये आपका पढ़ना होता है, तो पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं। अब देखो बात करते हैं हम लोग वहां से। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लोग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो उसके साथ में एस या एस लगाओगे। अब देखो उसमें रूल था ओ डबल एस 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 सी एच, अगर वो होता है तो यस, बाकी के सब के साथ में एस, तो यहाँ पर वो नहीं है इसलिए सिर्फ एस लगेगा। तो राम रीड्स हो गया, राम रीड्स क्या रह गया, ऑब्जेक्ट क्या आपका क्या पढ़ता है, किताब, तो इंग्लिश में बुक लिखेंगे। तो राम रीड्स बुक, राम एक किताब पढ़ता है तो राम रीड्स ए बुक। अगर हो गई राम किताब, जैसे राम क्लास में किताब पढ़ता है तो राम रीड्स बुक इन क्लास, वो लिख देंगे। बाकी अदर में होता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, जैसे मेरी बहन शाम को मंदिर जाती है, मेरी बहन शाम को मंदिर जाती है। ये लोग देखो जिसे पढ़ते हैं, तो मेरी बहन दिस इज सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा माई सिस्टर। ओके, माई सिस्टर। वर्ब क्या होता है, जाना, जो काम होता है उसे वर्ब बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा गो, ओ आया है इसलिए इसके साथ ईएस लगेगा। तो माई सिस्टर गोज टू, कहाँ जाती है, टेम्पल। और देखो अब और भी रह गया, शाम की बात हो रही है ना, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, अदर रह गया, तो हम अदर के साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर शाम को क्या लिखेंगे, इन द इवनिंग, इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसी के हिसाब से हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, एक नेगेटिव वर्ड कर लेते हैं, और फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ये लो, नेगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद में हम लोग बात करते हैं कि मैंने सिर्फ बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगती है, अफर्मेटिव में, बाकी सब में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर हम डू डज का प्रयोग करेंगे। तो देखो डू या डज प्लस नेगेटिव है तो नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आपका शेष रह गया आधा जिसे बोलते हैं कर देंगे। तो देखो यहाँ पर डू डज लगाई है हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इस लगाने की जरूरत नहीं रही थी। हम प्रेजेंट सिंपल जब पढ़ रहे थे अभी, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे इस लगाया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी। अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि फिर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ उसका कोई पहचान नहीं होती है। तो हमारा ये सबसे इजी मेथड है कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जहां पर डू या डज लगा हुआ है वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिएगा, इसमें नेगेटिव है तो हम कोई नकारात्मक सेंटेंस लिखेंगे। एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो देखो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो बात करते हैं डू नॉट की। तो वर्ब की आपको बताया ऑब्जेक्ट ये हमारा जो आई है इसके साथ में, वो जब आपको मैं बता रहा था कि यूज ऑफ डू और यूज ऑफ डज, तो बताया था कि आई के साथ में भी डू का प्रयोग होता है, बाकी बहुवचन कर्ता के साथ में। आई जो है हमारा यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट हो गया, डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ।
प्ले हमारी वर्ब है, इसके साथ में एस एस लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब लगा दी है यहाँ पर। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है। बाकी कुछ यहाँ पर है ज्यादा, जैसे मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद में अदर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस और समझाते हैं, जैसे राम शाम को दौड़ता नहीं है। अब देखो, राम आपका एक वचन है, तो राम हो गया, डज हो गया और नॉट हो गया, अकॉर्डिंग टू आपके सूत्र। राम डज या डू में से डज, नॉट वर्ब की बात होती है, तो वर्ब क्या है हमारी, दौड़ना। दौड़ने क्या बोलते हैं, रन। तो देखो, राम डू डज नॉट रन इन द इवनिंग। अब इवनिंग जो है हमारा अदर में आता है, वो हम लोगों ने इवनिंग जो है वो हमारा अदर में आता है, वो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा। तो राम डज नॉट रन इन द इवनिंग। यहाँ पर राम दौड़ता है, दौड़ना जो है ना वो एक सकर्मक नहीं बल्कि एकर्मक क्रिया है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं, सीधा अदर लिख दिया इन द इवनिंग। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में दौड़ना एक सकर्मक क्रिया नहीं है, एकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा इन द इवनिंग लिख दिया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।